नमस्कार दोस्तों, डेट आज की देखो 25 जनवरी 2025 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। कल देखो 26 जनवरी है। कल संविधान को एडोप्ट हुए, मतलब एडोप्ट तो नवंबर में हो गया था, संविधान को इंप्लीमेंट हुए 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो कल तो हमारी डिस्कशन होगी नहीं, कल संडे है। तो आज ही मैं आपको मुबारकबाद दे देता हूँ, रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी उपलक्ष्य पे आज ना 2 आर्टिकल्स आए हैं। एक आर्टिकल में जर्नी वगैरह डिस्कस की गई है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जिन वैल्यूज के बेस पे संविधान को बनाया था, क्या देश उन वैल्यूज को सहेज के रखने में सक्षम हुआ है या फिर नहीं हुआ है, वो वैल्यूज आज हमारे देश में एग्जिस्ट करती हैं या फिर नहीं करती हैं। एक तो ये आर्टिकल है, और दूसरा आर्टिकल फिर आर्टिकल 21 की इम्प्लीमेंटेशन से संबंधित है। कैसे जुडिशरी जो है आर्टिकल 21 को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई है। तो 75 ईयर्स पूरे हो गए ना संविधान को इम्प्लीमेंट हुए, तो उससे रिलेटेड ये 2 आर्टिकल्स हैं। और तीसरा जो आर्टिकल है वो देखो, हमारे देश की जो इकोनॉमी है ना वो तो स्लो डाउन कर रही है, जबकि ग्लोबल इकोनॉमी जो है ना वो एक्सपेंड कर रही है। ये देश के लिए चिंता की बात है। इंडिया के बारे में तो IMF, वर्ल्ड बैंक सब ने बोला था कि इंडिया शाइनिंग स्टार है। तो फिर क्या हुआ कि इंडिया की इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही है, और इसके पीछे डीप स्टेट कैसे रिस्पॉन्सिबल है, कौन है ये डीप स्टेट, सब डिस्कस करेंगे। कुल मिला के देखो, आपको एक बात बोलूं, आज ना सारे आर्टिकल्स जो है ना थोड़े नेगेटिव ज़्यादा हैं। तो मुझे डिस्कस करते वक्त भी फील हुआ कि थोड़ा थोड़ा नेगेटिविटी ज़्यादा है। लेकिन कोई बात नहीं, काम की चीज़ें आप निकालिए और उनको आंसर्स में यूज़ कीजिए। मैं आपको बताता जाऊंगा कि कौन कौन से कहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे। तो अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़, ये केस स्टडी वगैरह हमने बंद नहीं की, बस ऐसे 1-2 दिन का ब्रेक है। ये ट्यूसडे से फिर से हम स्टार्ट कर देंगे। जो भी हम केस स्टडी और बाकी चीज़ें डिस्कस करते हैं, ये तो बस 1-2 दिन का वैसे ही ब्रेक था। चलो अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, इंडिया की इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही है, क्या रीजंस हैं। अपने सिलेबस में GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। अभी देखो 1 फरवरी को ना बजट प्रेजेंट होगा। उससे पहले चर्चाएं स्टार्ट हो गई हैं। आप टीवी चैनल्स खोल के देखिए, बजट में ये हो सकता है, वो हो सकता है। हमारे देश में ना बजट की जो एक्टिविटी है ना 200 सालों से सेम ही चल रही है। जब ब्रिटिशर्स राज किया करते थे हमारे देश में, ब्रिटिशर्स की ना ये आदत थी, वो सब कुछ ना छुपा छुपा के किया करते थे। और उसी प्रकार से क्लोज डोर में बजट मेकिंग प्रोसेस आज भी चलती है। जबकि दूसरे देश आप देखोगे ना, सिंगापुर, US, पब्लिक कंसल्टेशन से बजट बनता है। चलो मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा देखो ये है, इंडिया की जो GDP ग्रोथ है ना आश्चर्यजनक रूप से स्लो डाउन कर रही है। इंडिया शाइनिंग स्टार बोला गया था, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, लेकिन अब स्लो डाउन कर रही है। जबकि दूसरी तरफ वर्ल्ड ग्रोथ जो है वो एक्सपेंड हो रही है। समझ गए? तो अकाउंटेबिलिटी किसकी? किसी की तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, कोई चर्चा ही नहीं होती। राइटर ना डीप स्टेट का नाम लेते हैं। आर्टिकल के टाइटल में भी ना डीप स्टेट का जिक्र है। राइटर डीप स्टेट किसे बोलते हैं? आर्टिकल वैसे ना आपको बता दूं, सुरजीत भल्ला ने लिखा है। राइटर देखो डीप स्टेट बोलते हैं बाबू लोगों को, IAS यानी ब्यूरोक्रेट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट और मीडिया इन्फ्लुएंसर, जो मीडिया को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये 3 कैटेगरी के जो लोग हैं ना, इनको सुरजीत भल्ला बोलते हैं। ये डीप स्टेट हैं। इनके कारण जो इकोनॉमी है वो हमारे देश की स्लो डाउन कर रही है। राइटर बोलते हैं इवन देखो जब कोविड नहीं आया था ना 2018-19 में, तब भी हमारे देश की जो इकोनॉमी थी वो स्लो डाउन कर रही थी। वो तो कोविड आ गया इसलिए नाकामी छिप गई। हमारे देश में ना मॉनिटरी पॉलिसी रेट्स जो है ना काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। मॉनिटरी पॉलिसी रेट्स जैसे जो बैंक रेट्स हैं, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट वो रेट होती है जिसके बेस पे बैंक जो है RBI से लोन लेते हैं। अब देखो, अगर ये रेपो रेट वगैरह हाई है तो जाहिर तौर पे बैंकों को लोन महंगा मिलेगा, और बैंकों को लोन महंगा मिलेगा तो जनता को भी बैंकों से लोन महंगा मिलेगा। तो ये एक रीजन है। मॉनिटरी पॉलिसी रेट्स हाई हैं हमारे देश में, और जो ये डीप स्टेट है यानी ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये देखो मॉनिटरी पॉलिसी रेट्स को कम होने नहीं देते। फिर राइटर बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग गुड्स पे इतना हाई टैरिफ है हमारे देश में। मतलब कोई चीज मैन्युफैक्चर होती है, टैरिफ काफी ज्यादा है, उस पर टैक्स काफी ज्यादा होता है। अभी ना क्या हुआ, स्विट्जरलैंड
को ना मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा इंडिया ने दिया हुआ था, हटा दिया। क्यों हटाया, किसी की तरफ से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आई। बाद में देखो स्विट्जरलैंड ने भी इसके अगेंस्ट रिएक्शन दिया, लेकिन देखो कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है, नेस्ले कंपनी है, स्विट्जरलैंड की कंपनी है, कॉफी वगैरह बनाती है और बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, मैगी भी शायद इन्हीं की है ना। तो नेस्ले कंपनी के जो कॉम्पिटिटर है ना, शायद उनकी लॉबिंग हुई है, जिसकी वजह से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा स्विट्जरलैंड का हटा दिया गया। अब देखो इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स देश में ना मैस के लिए जिम्मेदार हैं, मतलब इकोनॉमी की जो खराब सिचुएशन है उसके लिए ये ब्यूरोक्रेट्स जिम्मेदार हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वो नॉन आईएएस ऑफिसर की सुनते थे, बट देखो जब वो पीएम बने तो वो एक लेवल से ज्यादा लेटरल एंट्री के थ्रू प्राइवेट सेक्टर से एक्सपर्ट्स लाने में असफल साबित हुए। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी वो भी लेटरल एंट्री चाहते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स उन्हें लेटरल एंट्री के थ्रू प्राइवेट सेक्टर से एक्सपर्ट्स लाने नहीं देती एक लेवल के बाद ज़्यादा। अभी जैसे लेटरल एंट्री के थ्रू ऑफिसर्स लाए जा रहे थे तो विपक्ष ने इस पे हंगामा क्रिएट किया था कि रिजर्वेशन नहीं है, जो ये एक्सपर्ट्स लाए जा रहे हैं बाहर से, तो सरकार ने फिलहाल के लिए प्रोसेस को रोक दिया था और सरकार ने संकेत दिए कि आगे रिजर्वेशन का ध्यान रखेंगे। इसके बाद राइटर एक इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं, राइटर बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट को कम करने पे सरकार का बहुत जोर है। फिस्कल डेफिसिट मतलब ऐसी सिचुएशन, खर्चा आपका ज्यादा है, आमदनी कम है। राइटर बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट को देखो आप कम करो, लेकिन ग्रोथ पे फोकस करके आप क्या कर रहे हो, सिर्फ टैक्स बढ़ा दे रहे हो। टैक्स बढ़ा के फिस्कल डेफिसिट पे आप कंट्रोल मत करो, ग्रोथ पे फोकस करो। ग्रोथ आपकी ज्यादा होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज्यादा होंगी आपकी, तो अपने आप फिस्कल डेफिसिट कम हो जाएगा। लेकिन सरकार ये चीज समझ नहीं रही है। हमारे देश में देखो आज के समय में जो टैक्स है ना वो डेवलप कंट्रीज के मुकाबले का है, और जबकि डेवलप कंट्रीज की जो पर कैपिटा इनकम है ना इंडिया से 8 गुना ज्यादा है। जैसे राइटर डेटा भी देते हैं, पर्सनल इनकम टैक्स टू जीडीपी ये रेशो हमारे देश में कितना है, ये रेशो हमारे देश में है 3.9% ऑफ जीडीपी, जबकि आप देखोगे ईस्टर्न यूरोप में ये रेशो सिर्फ 3.4% है। 2019 की बात है, और पोस्ट 2019 तो डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन और भी कम हुआ होगा। चाइना वियतनाम से अक्सर हम कंपैरिजन करते हैं। चाइना वियतनाम में पर्सनल टैक्स टू जीडीपी रेशो चाइना में 1.1 और वियतनाम में सिर्फ 1.8% है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, पर्सनल टैक्स की बात कर रहे हैं, मतलब इनकम टैक्स टू जीडीपी रेशो की बात कर रहे हैं। कोरिया में इंडिया से ज्यादा है 4.8, बट कोविड के बाद का डेटा है नहीं, तो कोविड के बाद कोरिया में भी कम हो गई होगी। ब्राजील और मैक्सिको में 3 और 3.4 है रिस्पेक्टिवली, मतलब ब्राजील में 3 और मैक्सिको में 3.4। मतलब एक चीज आपने देखी, सब में पर्सनल टैक्स मतलब इनकम टैक्स टू जीडीपी रेशो कम है, इंडिया में ज्यादा है। तो डेवलप कंट्री में इतना होता है जितना इंडिया में है। आप बोलोगे सर हो सकता है बाकी देशों में दूसरे जो टैक्स हैं वो ज्यादा होंगे, नहीं ऐसा नहीं है। इवन सारे टैक्सेस अगर मिला लो, ऑल टैक्सेस टू जीडीपी रेशो अगर निकालोगे वो भी इंडिया में ज्यादा है। इंडिया में 19 है, वैसे जो एडवांस कंट्रीज हैं डेवलप्ड इकोनॉमीज वहां पे 25% है टैक्स टू जीडीपी रेशो। चाइना में 15.9 है, वियतनाम में 14.7 है और ईस्ट एशिया में 13.5 है। मतलब हमेशा हम चाइना वियतनाम से कंपेयर करते हैं, यहां पे सबसे ज्यादा है। आप बोलोगे सर टैक्स इंडिया ज्यादा इकट्ठा कर रहा है, जरूरी भी तो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। भाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप तो करो, टैक्स ज्यादा ले रहे हो आप लेकिन फ्रीबीज में लौटा रहे हो, यह दिक्कत है, समझे। टैक्स ज्यादा लेके अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होता तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, तो मिडिल क्लास भी पर्सन होती कि हाँ हमारा देश डेवलप कर रहा है। लेकिन सरकार क्या करती है, टैक्स लेती है ज्यादा और पैसे लौटाती है फ्रीबीज में। सारी सरकारें करती हैं, क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या आम आदमी पार्टी, हर पार्टी ऐसा कर रही है। सबको शॉर्टकट मिल गया इलेक्शन जीतने का। यही तो चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं जीडीपी के डिक्लाइन करने के लिए। टैक्सेस ज्यादा हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के रेट्स हाई हैं, आसानी से लोन नहीं मिलता, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट संबंधी जो आपकी नीतियां हैं बहुत ज्यादा रिजिड है, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट अच्छे से आती नहीं है बिल्कुल आसानी से। और कई बार देखो
आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की बातें सरकार सुनती है ना। सरकार इज वुमन। तो देखो बात यह है, राइटर बोलते हैं अगर देखो बिरयानी बनानी है तो एक बात बताओ, इंडियन शेफ क्या इटली के शेफ की बात सुनेगा? नहीं ना। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो सलाह देते हैं ना, वो एडवांस्ड इकोनॉमीज के हिसाब से सलाह देते हैं। इंडिया की सर्कमस्टांसिस अलग हैं, तो सरकार को ना इनकी बातें सुननी तो चाहिए, बट इंडिया में कई बार ना कंटेक्स्ट अलग होता है। फिर लास्ट में राइटर एक बात ये बोलते हैं, जीएसटी काउंसिल की जब मीटिंग होती है ना, अजीबोगरीब फैसले लिए जाते हैं। आप ना पॉपकॉर्न में शुगर ऐड कर दोगे तो आपको ज्यादा रेट देना पड़ेगा टैक्स का। ये क्या बात हुई भाई? समोसे पे ज्यादा टैक्स, चटनी पे कम। समोसे पे 5% जीएसटी, चटनी पे 18% जीएसटी। राइटर लास्ट में एक बात ये बोलते हैं कि 20 सालों से ना हम सिर्फ बातें कर रहे हैं कि हाँ पर्सनल टैक्स में रिफॉर्म लेके आएंगे, टैक्स स्लैब्स में रिफॉर्म लाएंगे, कुछ नहीं हुआ। तो अब देखो 1 फरवरी को एक बार फिर से मौका है पर्सनल टैक्स में रिफॉर्म लाने का और देश की इकोनॉमी को पटरी पर लाने का। देखते हैं सरकार उस मौके को यूटिलाइज करती है, उस मौके को वैसे ही जाया कर देती है, गवा देती है। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इंडियन स्टेट की जर्नी के बारे में है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो आज से ना 75 वर्ष पहले इंडिया का जो संविधान है ना वो लागू हुआ था। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो संविधान के आर्किटेक्ट थे, उन्होंने देखो 1949 में ना हमें ना पहले से ही आने वाले चैलेंजेस के बारे में ना आगाह किया था। उन्होंने ना एक बात ये पूछी थी, क्या जो इंडियंस हैं वो अपनी आइडेंटिटी को साइड में रख के क्या देश को वो आगे रखेंगे? क्या वो अपनी आइडेंटिटी को आगे रखेंगे या फिर देश को आगे रखेंगे? ये डर था डॉक्टर BR अम्बेडकर को, क्योंकि देखो आजादी से पहले ना कुछ आइडेंटिटीज बहुत ज्यादा स्ट्रोंग थी और आज भी स्ट्रोंग है, जैसे एथनिसिटी की आइडेंटिटी, कास्ट की आइडेंटिटी, धर्म की आइडेंटिटी, जिसके बेस पे दंगे भी हुए हमारे देश में आजादी से पहले और आजादी के बाद भी। राइटर बोलते हैं आज देखो 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं संविधान को लागू हुए, तो ये बिल्कुल सही मौका है एनालाइज करने का कि संविधान की जो फाउंडेशनल वैल्यूज थी, क्या उन फाउंडेशनल वैल्यूज पे देश सही खरा उतरा है या नहीं उतरा है? मतलब उन फाउंडेशनल वैल्यूज पे देश चला है या फिर नहीं चला है? राइटर बोलते हैं कुछ चीजें तो देखो छूट गई हैं, ऐसा लगता है नेग्लेक्ट हो गई हैं। जैसे आज स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में पावर को लेकर टसल देखने को मिलता है। अंबेडकर जी ने एक बात बोली थी, जब संविधान सभा की डिबेट चल रही थी ना, तो उस समय उन्होंने एक बात बोली थी, हमारा जो देश है ना इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों अलग से चलेंगे। यूनिटरी फीचर्स तो देखने को मिलेंगे सिर्फ इमरजेंसी के समय, उन्होंने ये बात बोली थी। बट देखो आज स्टेट गवर्नमेंट्स की ये शिकायत रहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथों में पावर सेंट्रलाइज करती जा रही है। स्टेट गवर्नमेंट्स की शिकायत रहती है कि गवर्नर जो हैं उनके कामकाज में इंटरफेयर करते हैं, खास करके जहां पे अपोजिशन की सरकारें होती हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स की शिकायत है फिस्कल फेडरलिज्म को लेके, जैसे साउथ इंडिया के राज्य हैं उनका कहना है कि हमारे राज्यों से ना टैक्स ज़्यादा वसूला जा रहा है, बदले में हमारे राज्यों को कम दिया जा रहा है। इसके अलावा डीलिमिटेशन का इशू है। साउथ इंडिया के जो राज्य हैं जिन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है, अगर डीलिमिटेशन लेटेस्ट सेंसस के आधार पर कंडक्ट होता है 2026 के बाद, तो साउथ इंडिया के राज्यों की जो रिप्रेजेंटेशन है वो पार्लियामेंट में कम हो जाएगी। ऐसे देखो बहुत सारे इश्यूज हैं। लैंग्वेज का इशू है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स को लगता है कि हिंदी को इंपोज किया जा रहा है और बाकी दूसरी जो लैंग्वेजेस हैं जैसे तमिल, कन्नड़, बंगाली, मराठी, इनको इग्नोर किया जा रहा है। जब देखो अंबेडकर ने यह बोला था विभिन्न जो स्टेट्स हैं वो को इक्वल हैं, तो फिर देखो ये सारे इश्यूज क्यों सामने आ रहे हैं। और दूसरे फाउंडेशनल वैल्यूज की बात करें उससे पहले देखो राइटर ये बोलते हैं फेडरलिज्म देखो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 की जजमेंट में क्लैरिफाई कर दिया था। और एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024, इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि फेडरलिज्म जो है वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। बट देखो पैराडॉक्स ये है कि जो फेडरल वर्ड है
वो पूरे संविधान में कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है। इसके बाद बात करते हैं सोशल डेमोक्रेसी की। अंबेडकर ने एक बात बोली थी जब संविधान सभा में डिबेट चल रही थी कि देखो, एक अजीब सी सिचुएशन में भारत देश आ जाएगा संविधान के इंप्लीमेंट होने के बाद में। पॉलिटिक्स में तो इक्वालिटी होगी, लेकिन सोसाइटी में और इकोनॉमिक्स में इक्वालिटी नहीं होगी। खास करके देखो, सोशल डेमोक्रेसी को लेके उन्होंने वार्न किया था, चेतावनी दी थी। बट देखो, जो खतरा उन्होंने 75 वर्ष पहले महसूस किया था ना, वो खतरा आज भी मौजूद है। और कुछ क्रिटिक्स तो ये कहते हैं आज भारत जो है वो एक पुलिस स्टेट बन गया है। वो लोग जो सरकार के अगेंस्ट नाराजगी जाहिर करते हैं ना, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है अलग अलग लॉज का मिसयूज करके, जैसे सेडिशन का ऑफेंस है, फिर इसके बाद में यूएपीए है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है। इन सब का सारा लेकर कैसे ना कैसे करके जो सरकार के अगेंस्ट जाते हैं ना, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। आज संविधान को एडॉप्ट किए 75 ईयर्स हो गए, तो क्या जिस प्रीएम्बल में फ्रेटर्निटी की बात की गई है, वो फ्रेटर्निटी आज हमारे देश के नागरिकों में मौजूद है? देखो, जितना ज्यादा सोचा था संविधान निर्माताओं ने, उतनी फ्रेटर्निटी आज भी हमारे देश के नागरिकों में आपस में नहीं है। बेशक देखो, क्रिकेट मैच होता है या फिर कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिस मौके पे पूरा देश एकजुट हो जाता है। अदरवाइज देखो, आज भी देश जो है ना, अलग अलग न जाने कितनी आइडेंटिटीज के आधार पे डिवाइडेड है। आज देखो, कई बार ना संविधान बदलने की बात आती है, वो बात अलग है। जैसे सरकार और विपक्ष के बीच में आरोप लगता रहता है, सरकार के कुछ लोग बोलते हैं 400 सीटें आ गई तो हम संविधान बदल देंगे, और जो मेजोरिटी रिलीजन है उसके आधार पे हम संविधान लेके आएंगे, सेकुलरिज्म की कोई जगह नहीं है। तो राइटर बोलते हैं देखो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सरकार की ऐसी सोच है या नहीं है, लेकिन अगर कोई पर्सन ऐसा बोलता है ना कि सेकुलरिज्म की कोई सोच नहीं, सेकुलरिज्म की कोई जगह नहीं है देश के संविधान में, तो ये हमारे संविधान निर्माताओं का जो विजन था ना, उनकी जो सोच थी, उस पर क्वेश्चन उठाने वाली बात है। कोशिश ये होनी चाहिए कि जिन वैल्यूज के बारे में उन्होंने सोचा था, जो संविधान की फाउंडेशनल वैल्यूज हैं, उनको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। अंबेडकर जी ने ना एक बात ये बोली थी, संविधान देखो कैसा भी हो, उसको इंप्लीमेंट करने वाले जो लोग हैं, अगर वो इंटीग्रिटी वाले हैं, अगर वो देश के लिए डेडिकेटेड हैं, तो बेकार संविधान को भी अच्छे से वो चला ले जाएंगे, देश को आगे ले जाएंगे। अदरवाइज देखो, संविधान कैसा भी हो, खराब संविधान है, लेकिन मतलब संविधान अच्छा है, चलाने वाले लोग अच्छे नहीं है, सरकार में बैठे लोग अच्छे नहीं है, तो कोई फायदा नहीं होगा। तो इस बात पर डिपेंड करता है कि सत्ता में लोग कौन आते हैं। तो आज हमें ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है। हम सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स की बात नहीं कर रहे, इवन जज, ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियन, एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, सिटीजन्स, हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो देश को आगे रखें, अपनी कोई पर्सनल आइडेंटिटी को पीछे रखें, जो देश के बारे में सोचें, देश को आगे ले जाने के बारे में सोचें। हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है आज के समय में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल भी देखो इसी इशू से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, कंटेक्स्ट आपको पता ही है, संविधान को इंप्लीमेंट किए 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं कल, यानी 26 जनवरी को। तो एक आर्टिकल तो हमने पिछला डिस्कस कर लिया, एक और पर्सनल लिबर्टी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस से संबंधित है। तो इसमें देखो आर्टिकल 21 पे फोकस किया गया है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से संबंधित है। यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को ना उसके जीवन और उसकी स्वतंत्रता से यानी लिबर्टी से बिना किसी कानूनी कारण के वंचित नहीं किया जा सकता। मतलब कानून के बेस पे किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो वो बात अलग है, अदरवाइज बिना किसी लीगल रीजन के किसी पर्सन से उसकी लाइफ या फिर स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती। समझ गए? इसका मतलब देखो ये भी है, हर इंसान को ना डिग्निटी के साथ में जीने का अधिकार है। बट देखो इतिहास हमें यह दिखाता है इस अधिकार को यानी आर्टिकल 21 को ना प्रोटेक्ट करना हमेशा आसान नहीं होता। जैसे 1950 का एक केस है। 1950 में ना एक गोपालन जो कि एक कम्युनिस्ट लीडर थे, उनको ना प्रिवेंटिव रूप से डिटेन किया गया था। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब आप समझते हो ना, किसी व्यक्ति को बिना ट्रायल के डिटेन कर लेना, गिरफ्तार कर लेना, यह कहकर कि वो देश के लिए खतरा है।
तो सुप्रीम कोर्ट ने ना उस समय यह कहा था कि आर्टिकल 21 जो है ना, इसका रिलेशन, इसका संबंध एग्जिस्टिंग लॉज से है। अगर कानून के अंदर, कानून के तहत किसी पर्सन को डिटेन किया गया है ना, तो फिर कोर्ट कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि कानून के तहत उसे गिरफ्तार किया गया है, बेशक कानून गलत हो। तो ये जो डिबेट होती है प्रोसीजर इस्टैब्लिश्ड बाय लॉ वर्सेस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, समझ गए, ये वही चीज है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया बस प्रोसीजर सही होना चाहिए, अगर कानून के तहत किसी को प्रिवेंटिव रूप से डिटेन किया गया तो गलत नहीं है। लेकिन देखो उस जजमेंट में ना, ए गोपालन केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी ना, उसमें एक जस्टिस थे, जस्टिस फैज अली। तो ये जस्टिस फैज नहीं है, सॉरी, फैजल है, जस्टिस फैजल अली। इन्होंने ना नाराजगी जाहिर की थी इस जजमेंट में। इन्होंने कहा था देखो जो फंडामेंटल राइट्स है ना, वो एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं और पर्सनल लिबर्टी को आप नैरो तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर सकते। तो उनकी जो नाराजगी थी उस समय अडोप्ट नहीं की गई थी। बट देखो जस्टिस फैजल अली का जो डिसेंट था ना जजमेंट में, वो एक माइलस्टोन बन गया। क्योंकि देखो बहुत सालों बाद 2017 में जब पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया ना, तो इस केस में यह बोला गया कि ना सभी को राइट टू प्राइवेसी का अधिकार है और यह एक फंडामेंटल राइट है। इवन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि जस्टिस फैजल अली का जो ओपिनियन था ना, जो डिसेंट था, वो बिल्कुल सही था ए गोपालन केस में, समझे। मतलब जस्टिस फैजल अली ने जो नाराजगी जाहिर की थी, डिसेंट दिया था ए गोपालन केस में, उसको एक्नॉलेज किया सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टास्वामी केस में 2017 में, इतने सालों के बाद। डिसेंट वर्ड का मतलब मैं आपको बता ही देता हूं, क्योंकि डिसेंट पे काफी चर्चा है ना। देखो डिसेंट का मतलब होता है कि सिस्टम के अगेंस्ट जाकर बोलना या फिर सच्चाई बोलना। सच्चाई तो देखो किसी को पता नहीं होती, तो सिस्टम के अगेंस्ट जाकर बोलना यह आप बोल सकते हो। तो ए गोपालन का केस हो या फिर अब राइटर के जो व्यू हैं वो कुछ ऐसे हैं जो आंसर्स में थोड़े यूज होने लायक नहीं है। जैसे देखो ये एंटी सीए प्रोटेस्ट है या फिर भीमा कोरेगांव केस है, ये हमारे देश में ना काफी पॉलिटिकल केस हैं। मतलब ऐसे केसेस हैं जिनको लेके काफी ज्यादा पॉलिटिक्स होती है और काफी कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती हैं। तो फिर आमतौर पे देखो आंसर्स में ऐसे केसेस को अवॉइड करना चाहिए। बट कंसेप्ट समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूं राइटर बोलना क्या चाहते हैं। राइटर ये बोलना चाहते हैं, चाहे देखो ए गोपालन केस हो या फिर एंटी सीएए प्रोटेस्ट हो, तो डिसेंट जो है ना, यानी सिस्टम के अगेंस्ट जाके बोलना हमेशा से ये डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए ना जरूरी होता है। बट आज ना हम एक पैराडॉक्स देखते हैं, एक तरफ डिसेंट को सेलिब्रेट किया जा रहा है और दूसरी तरफ डिसेंटर्स को ना क्रिमिनलाइज करार दे दिया जाता है। अब कुछ नाम लिए जाते हैं, जैसे ये सरजिल इमान, उमर खालिद। राइटर बोलते हैं काफी समय से जेल में है, ये डिसेंटर हैं, इन्होंने सिस्टम के अगेंस्ट जाके बोला, तो इनके अगेंस्ट केसेस चल रहे हैं काफी समय से। तो ये सब डिटेल्स हम आंसर्स में यूज नहीं कर सकते। फिर इसके बाद देखो आर्टिकल में ना काफी कहानियां लिखी हुई हैं, जैसे ए गोपालन जो कम्युनिस्ट लीडर थे उनको जेल में डाल दिया गया था, उन्होंने जेल में ही लड़ाई जारी रखी, जेल में ही झंडा लहराया, रिपब्लिक डे के मौके पे पिटीशंस डाली। तो ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं और फिर कंपेयर किया जा रहा है जो एंटी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो रजिस्टर्स हैं ना उनके साथ में। तो ये हमारे काम का नहीं है। लास्ट में फिर जुडिशरी को बोला जाता है कि ये जुडिशरी की जिम्मेदारी है इन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, संविधान के हिसाब से देश चले ये इंश्योर करना। बट जुडिशरी ने अपना रोल ठीक से नहीं निभाया, कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रिंसिपल्स हैं उनका ख्याल नहीं रखा, तभी इन केसेस के जो आरोपी हैं ना उनका केस कई सालों से चल रहा है, अभी तक केस आगे नहीं बढ़ा है। तो ये जुडिशरी की जिम्मेदारी है ये इंश्योर करना कि इन केसेस का फैसला जल्दी से जल्दी हो और संविधान की वैल्यूज़ को अपहोल्ड किया जाए। तो ऐसे राइटर बोलते हैं। आज देखो कौन कौन से आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए। आज देखो 2 आर्टिकल्स तो इसी से संबंधित थी। 75 ईयर पूरे हो गए संविधान को इम्प्लीमेंट हुए, मतलब कल हो रहे हैं। तो एक आर्टिकल में हमने डिस्कस किया कि संविधान की जिन वैल्यूज़ के बारे में सोचा था संविधान निर्माताओं ने, क्या उन वैल्यूज़ पे हमारा संविधान, हमारा देश सही खरा उतरा या नहीं उतरा।
तो फिर हमने डिस्कस किया कि बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, जैसे फिजिकल फेडरलिज्म का इशू है, स्टेट वर्सेस गवर्नर का इशू है, स्टेट और सेंटर का इशू है। अंबेडकर ने बोला था स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को इक्वल हैं और सिर्फ इमरजेंसी में यूनिटरी फीचर्स देखने को मिलेंगे, बट देखो पावर्स सेंट्रलाइज कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसा स्टेट्स का आरोप है। जबकि फेडरलिज्म को तो कई जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बोला है। कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं आज देश जो है वो एक पुलिस स्टेट बनता जा रहा है। सेडिशन, यूएपीए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इनका मिसयूज किया जाता है। अंबेडकर जी ने एक चिंता जाहिर की थी कि क्या लोग अपनी आइडेंटिटी को पीछे भूलकर देश को आगे रखेंगे। एक उन्हें चिंता थी सोशल डेमोक्रेसी नहीं है। सोशल डेमोक्रेसी देखो पूरी तरह से आज भी नहीं आ पाई है। आज भी कास्ट के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन पहले से कम होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन होता है आज के समय भी। तो फिर लास्ट में राइटर ये बोलते हैं हमें ना ऐसे जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन की एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, सिटीजन की आवश्यकता है जो अपनी आइडेंटिटी को भूल के देश को आगे रखें। तो ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया। फिर हमने ये वाला आर्टिकल डिस्कस किया था राइट टू लिबर्टी वाला। राइट टू लिबर्टी वाले आर्टिकल में हमने ये डिस्कस किया कि इसको प्रोटेक्ट करना हमेशा आसान नहीं होता। और AK गोपालन केस हमने डिस्कस किया। कम्युनिस्ट लीडर थे और उनको प्रिवेंटिव रूप से डिटेन किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कानून के तहत किया गया है तो बिल्कुल सही है। फिर फैजल अली जो जस्टिस थे उन्होंने अपनी डिसेंट जाहिर की थी और 2017 में पुट्टास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी डिसेंट को बिल्कुल ठीक माना। लेकिन आज जो एंटी CAA प्रोटेस्टर हैं वो सब हैं, भीमा कोरेगांव केस के जो अक्यूज्ड हैं वो जेल में बंद हैं काफ़ी समय से और जुडिशरी को इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। इनकी राइट टू लिबर्टी जो है वो खतरे में है, ऐसा राइटर बोलते हैं। फिर देखो हमने एक आर्टिकल ये डिस्कस किया था, कौन से वाला, हाँ डीप स्टेट वाला। डीप स्टेट वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया। इंडिया की इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही है, क्या रीज़न है। रीज़न देखो, एक तो बजट में ट्रांसपेरेंसी नहीं है बिल्कुल भी, और ब्यूरोक्रेट्स जिम्मेदार हैं। ब्यूरोक्रेट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट और मीडिया इन्फ्लुएंसर। मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स हाई हैं। इसके अलावा टैक्स इतना ज़्यादा है, हमारे देश में टैक्स जो है वो एडवांस कंट्रीज़ के कंपैरिजन में है, जबकि पर कैपिटा इनकम हमारे देश की काफ़ी कम है। और सरकार ये सोचती है कि ना फिजिकल डेफिसिट को कम कर लेंगे टैक्स इंक्रीज करके। ये अप्रोच सही नहीं है, सरकार को ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए। और इसके अलावा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाली पॉलिसीज है ना वो रिजिड नहीं होनी चाहिए। लास्ट में कंक्लूजन में राइटर ये बोलते हैं देखो टैक्स ज़्यादा बढ़ा के अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होता तो भी कोई बात नहीं होता। फ्रीबीज बांट रही है सरकारें, तो इससे देश गर्त में जा रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, खास करके मिडिल क्लास काफ़ी ज़्यादा दुखी है। और ऐसे तो जो अमीर लोग हैं वो देश छोड़ के चले जाएंगे, इतना टैक्सेशन सरकार वसूलेगी। तो ग्रोथ पे फोकस होना चाहिए। तो 1 फरवरी को बजट आएगा, एक बार फिर से सरकार के पास में मौका है। क्वेश्चन आपको ये अटेम्प्ट करना है, जो डीप स्टेट वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था ना, इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो स्लो डाउन हो रही है और इसके लिए डीप स्टेट रिस्पॉन्सिबल है। तो ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है 250 वर्ड्स में, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। मिलते हैं फिर एक नई डिस्कशन के साथ, तब तक आप अच्छे से पढ़िए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।